नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कश्मीर हर भारतीय के लिए एक बहुत इमोशनल चीज़ होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एक जोग्राफिकल लोकेशन तो है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इमोशन फॉर एवरी इंडियन एंड आई एम वेरी श्योर फॉर एवरी पाकिस्तानी एज वेल, क्योंकि कश्मीर को लेके ही तो दोनों देशों के बीच में हाँ, इतनी अनबन है। ऑफकोर्स और हज़ार रीजन्स है, बट कश्मीर इज़ वन ऑफ दोज। टेल मी समथिंग अबाउट कश्मीर की जो आज हम, क्योंकि कश्मीर देखते हैं, मैं बहुत रिसेंटली अभी कश्मीर जाके आया हूँ एंड जो मैंने अभी देखा है वहाँ पे, इट डजेंट सीम लाइक जिस कश्मीर की बातें हुआ करती थी। इट फील्स मच मोर बेटर नाउ। तो जो आपने कश्मीर देखा था उसके बारे में मुझे बताइए सर। जैसा आपने कहा कि कश्मीर के बारे में काफ़ी विवाद है और उसके बारे में एक हर हिंदुस्तानी के दिल में कोई ना कोई जज्बा है। उस मैं 1980 से कश्मीर जा रहा हूँ, जबकि जब टेररिज्म अपने पीक पे आया था। सॉरी, 1990। राइट। 1990 से मैं जा रहा हूँ, जब टेररिज्म अपने पीक पे आने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। और हालात जो थे वहाँ पे, पहली उसे एक साल पहले ही टेररिज्म अनाउंस्ड इटसेल्फ बाय अ बॉम्बिंग। और बॉम्बिंग पोस्ट ऑफिस के सामने हुई थी और बड़ी केयरफुली वो बॉम्बिंग की गई थी, क्योंकि उसमें किसी की जान को कोई क्षति ना हो। तो आइडिया ये था कि ये बताएं कि हम लोग यहाँ हैं, हमारी बात सुनो। ये आइडिया नहीं था कि वायलेंस स्प्रेड किया जाए। लेकिन धीरे 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 करके JKLF का जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक बहुत बड़ा रोल था, वो एक वायलेंस की तरफ बढ़ा। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है 1990 से लेके आज तक का, एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन है। कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन ही है और इमोशन भी है और थोड़ा ट्रॉमा भी है। ऑफ कोर्स। देखिए, मैं एक आउटसाइडर था। मैं दिल्ली से फ़्लाई करके जाता था, या चंडीगढ़ में जब मैं बेस था तो वहाँ से फ़्लाई करके जाता था। कई बार हुआ कि एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए श्रीनगर में मैं रहा, और श्रीनगर के आसपास नहीं, काफ़ी इंटीरियर तक, जो वर्स्ट अफेक्टेड टेररिस्ट रीजन्स थे, वहाँ तक मैं गया। उनके साथ बहुत अच्छा उठना बैठना भी था। मेरे कॉलीग RC गंजू हमेशा मेरे साथ थे, क्योंकि जब मैं संडे मेल में था तो ही वॉज अ कॉरस्पॉन्डेंट विद संडे मेल located in Srinagar. And when I was with the Tribune, then also the friendship continued. Or RC Ganju was always there with me because of two reasons. One, he was a trusted colleague, a very good journalist. AIR के में भी श्रीनगर में उन्होंने काम किया और अभी तक वो कवर करते रहे। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट। भाषाएं वो कई बोल सकते हैं। ओके। तो कश्मीरी उतनी फ्लुएंटली बोलते हैं जितनी कि वो पंजाबी बोलते हैं, जितनी अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। सो ही कुड एक्ट एज अ ब्रिज। तीसरी और सबसे अहम बात कि बहुत ही रेयर जर्नलिस्ट होते हैं जिनकी अक्रॉस द बोर्ड, पॉलिटिकल से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, टेररिस्ट से लेके, और टेररिस्ट भी तरह तरह की जमाते हैं, उन सब में इतनी गुडविल हो कि जिसके पास ही जाए, पहला सवाल है, अरे गंजू तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें लड़की देख देख के रखी है हमने। चाहे आप किसी भी ड्रेडेड टेररिस्ट के पास चले जाइए। ओके। सो he was there always with me, and we did this book Operation Khatma also together. राइट। Uh, the conflict arises because of two things. Number one, कैसे वहाँ पे इतना सेक्टेरियन फीलिंग डेवलप हुई, हेट्रेड डेवलप हुई। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हमेशा सब अच्छा ही रहा, सब चंगा रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक बिलो द होराइजन था। ये अचानक कैसे बस्ट आउट हो गया और इतना वायलेंस का शेप ले लिया और इतना ज़्यादा प्रो इस्लामिक एलिमेंट उसमें घुस गया। ऑब्वियसली वन रीज़न इज़ ISI एंड पाकिस्तान एंड ऑल दैट, दे स्पॉन्सर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। बट जो आवाम है वो कैसे इस तरह से कट गया कि जो पूरी तुम हिंदुस्तानी हम कश्मीरी वाली फीलिंग आ गई। मेरा वहाँ का मैं कॉन्फ्लिक्ट इस बात से मेरे को होती है कि वो जो भाईचारा
कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों या हम जैसे आम हिंदुस्तानियों के बीच में श्रीनगर क्रॉस करते ही बढ़िया है, अंदर आते हैं तो एकदम ही बदल जाता है, तेवर बदल जाता है, मिजाज बदल जाता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ हमारे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं ये भी साथ में कहूँगा कि वो दोस्त हमसे शायद इसलिए थे क्योंकि हम जर्नलिस्ट थे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, और शायद हमारे थ्रू वो अपनी क्रेडिबिलिटी तलाश रहे थे, इसलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राइट। तो ये समझ में नहीं आया मेरे कभी भी कश्मीर में कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जितना मैंने कवर किया, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को सब दोस्त जैसे ही लगे, लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता हूँ कि सब दोस्त ही थे। सो आई एम ऑलवेज इन अ, जब भी मैं कश्मीर जाता था, आई लव टू हेट इट एंड हेटेड टू लव इट। देयर वर लॉट ऑफ स्टफ व्हिच वाज गोइंग ऑन देयर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और सेक्टेरियन हेट्रेड जो है, जिसको हम हिंदू मुस्लिम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम इज़ अ वेरी बिग वर्ड। कश्मीर में वहाबी इस्लाम एक अलग चीज़ थी। और आपको मालूम ही है कि जब मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर में, तो उनका पहला टारगेट कौन था? पहला टारगेट था अहमदिया, जो कि मुसलमान होते हैं एक तरह से। राइट। उनको टारगेट किया उन्होंने। उनमें कई लोग शहीद मारे गए और बाकी भाग के गए। उसके बाद उन्होंने टारगेट किया सूफियों को। सूफी की बहुत बड़ी ट्रेडिशन है कश्मीर में, करीब सैकड़ों साल पुरानी ट्रेडिशन है, और उसमें सूफी जो है वो हिंदू भी है मुसलमान भी हैं, लेकिन उन्होंने सूफियों को टारगेट किया। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो चरार शरीफ की श्राइन है वो सूफी संत की है, मुसलमान सूफी संत की है। और ऐसे मुसलमान सूफी संत की जिसको कहा जाता था हु वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर, बट ही वाज अ सूफी। उसको मस्तगुल ने, जो कि टेररिस्ट था, अफ़गानिस्तान से लाया गया था, हिजबुल मुजाहिदीन लेके आई थी उसको, उसने पूरी श्राइन को जला दिया। तो सूफी सभ्यता को ख़त्म कर दिया एक तरह से। ये सब होने के बाद कश्मीरी पंडितों का नंबर। एक बात और है जिसमें हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि शिया जो थे, कश्मीर के शिया, उनको भी टारगेट किया। उनकी किलिंग कम हुई क्योंकि दे वर ऑल वेरी वेल ऑफ। ऑर्चर्ड ओनर्स थे, हैंडीक्राफ्ट वाले थे, काफ़ी बड़े थे, जिनके हमेशा से दो बेस रहे हैं, एक तो दिल्ली रहा है या जम्मू रहा है और कश्मीर रहा है। लेकिन शियाओं को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उसके बाद बारी आई पंडितों की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे दिमाग में लगातार रहता था कि कितना हिंदू मुस्लिम होते होते फिर वो मुसलमान भी हो गया, और कहाँ तक ये जाएगा। तो मैंने इस पर एक बहुत सोचा, तो मेरे को एक थ्योरी समझ में आई कि जब भी किसी सोसाइटी में आप वायलेंस इंजेक्ट करते हैं, कोई भी हो, एक आदमी हो, दो आदमी हो, छोटा मोटा दस्ता हो, अगर आके वो वायलेंस क्रिएट करता है, जैसे हम लोग देखते हैं रॉयट कैसे होते हैं, कुछ ही लोग तो करते हैं ना उसको। करेक्ट। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड इंजेक्शन ऑफ वायलेंस होता है तो उससे एक एलिनेशन बढ़ता है। पहला एलिनेशन जो वायलेंस का होता है वो तो कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी। उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते जो वायलेंस इंजेक्ट होता है, तो एलिनेशन कम्युनिटी लेवल से नीचे आते आते इंडिविजुअल्स तक आ जाता है। तो वो जो एलिनेशन, हम और आप एक ही परिवार के हैं, लेकिन हम फिर एक दूसरे पे शक करने लगते हैं, क्योंकि अगर आप वहाबी हैं तो फला मुल्ला के साथ जाते हैं, फला मस्जिद पे जाते हैं, या ये शक करते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये आदमी कोवर्ट एजेंट है किसी और का, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक्सेट्रा। सो एलिनेशन इज कॉज्ड बाय वायलेंस, एंड कश्मीर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल वेयर नॉट ओनली अ होल कम्युनिटी or several communities were faced this alienation, but it had gone down to the personal level.
हमारे एक दोस्त हैं, वो किसी ज़माने में ही इज़ फ्रॉम वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम फैमिली इन कश्मीर। तो ये जब वायलेंस शुरू हो गया 90 के बाद, तो मैं उनसे मिला करीब 96-97 में। तो मेरे से बोले एक दिन कि मेरे को निगाहें घूरती रहती हैं, घर में भी बैठता हूँ तो मेरे को निगाहें घूरती रहती हैं। हमने किसकी निगाह? कहना घर वालों की निगाह। हमने क्यों? कहना पता नहीं, उनके दिमाग में ये आ गया है कि मैं स्टूडेंट डेज में लेफ्टिस्ट था, और क्योंकि मैं मस्जिद नहीं जाता हूँ बहुत रेगुलरली, और मैं वो सब काम नहीं करता हूँ जो कि अब यहाँ हैबिट बन गई लोगों की, कि जैसे ही दोपहर हुई तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और तो उनके हिसाब से विद इन कोर्ट्स कि वो शोशाबाजी नहीं करता हूँ, तो ये लोग सोचते हैं कहीं मैं लेफ्टिस्ट तो नहीं हूँ अंदर, और कहीं मैं जो हूँ, जो इस्लामिक मूवमेंट चल रहा है कश्मीर का, उसका मैं भेदिया तो नहीं हूँ। तो मैं अपने घर वालों की नज़रों से, निगाहों से डरने लगा हूँ। तो आप देख लीजिए कि वायलेंस की वजह से फैमिली गेट्स स्प्लिट, एवरीबडी गेट्स स्प्लिट, एलिनेशन इज देयर। आई डिड अनदर शॉर्ट फिल्म कॉल्ड डायरी ऑफ अ कश्मीरी पंडित। हम और गंजू साहब जब जाते थे तो वहाँ पे एक बार बीएसएफ वालों ने कहा कि हमें एक डायरी मिली है एक जले हुए मकान से, जो एक कश्मीरी पंडित की डायरी है, उसमें आइडेंटिटी कुछ नहीं है, हाथ से लिखी हुई है। तो हमने उस डायरी को पढ़ा। उस डायरी में उस कश्मीरी पंडित ने ये लिखा था कि मैं यहाँ पे, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ही गॉट पोस्टेड इन कश्मीर, राइट। कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो बाहर था, फिर वो कश्मीर लौट के आया, तब तक वहाँ पे वायलेंस ब्रेकआउट कर चुका था और रोज़ थ्रेट्स मिल रही थी, ये हो रहा। तो उसने अपनी फैमिली से कहा कि तुम लोग जाओ, श्रीनगर से हट जाओ, जम्मू चले जाओ, मेरे को यहाँ नौकरी करनी है तो मैं यहीं रहूँगा। वो अकेला रह गया। उसने अपनी पूरी डायरी में लिखा है किस तरह से वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सारे उसके दोस्त थे, तो किस तरह से जैसे जैसे माहौल बदलता गया, कैसे कैसे लोग उससे कटते गए, और कैसे कैसे हर आदमी उसे शक करने लगा, और अल्टीमेटली अपने घर में कैद हो गया। अपने आप ही उसने अपने को घर में कैद कर लिया, क्योंकि उसको इतना फेयर हो गया था, इनविजिबल फेयर। रोज़ रात में स्लोगन शाउटिंग हो रही है, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं और फायरिंग हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा उसको हुआ। और फिर उसने डायरी में लिखा कि ये लोग मेरे से कह रहे हैं तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आई एम द लास्ट सेंटिनल हु इज स्टैंडिंग गार्ड ऑन हिज डोरवे। मैं अपने दरवाजे पे एक सिपाही की तरह खड़ा रहूँगा, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है लेकिन कलम तो है, तो मैं इस कलम से इन सब लोगों का इतिहास दर्ज करूँगा कि किस तरह से उन्होंने हमारी कौम के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया। वो अपनी डायरी में लिखता है। अल्टीमेटली एक दिन हमला होता है, बहुत बड़ी भीड़ आती है, उसका घर को घेर लेती है और उसको जिंदा जला देती। तो दिस वॉज दी 23 मिनट लॉन्ग फिल्म विच इज़ प्लेइंग ऑन जियो प्राइम फिल्म, राइट। जिसका जो चेहरा था वो थी दीप्ति नवल, जो फिल्म एक्ट्रेस है। तो दीप्ति नवल, इस फिल्म की खासियत है कि दीप्ति नवल एक शब्द नहीं बोलती हैं। जो डायरी पढ़ रही हैं वो, और उसके शॉट्स हैं मकान के, ये वो, जब वो डायरी पढ़ रही हैं तो जो वॉइस ओवर है वो मेल वॉइस में है, एंड शी जस्ट कैप्चर्स द इमोशन ऑफ द राइटर who is saying all this, how he's feeling traumatized, victimized, alienated, isolated. So these are some of the experiences which have conflicted me a lot. सर आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ, बट ये जो आप फिल्म की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्री, ये 2018 में रिलीज़ हुई थी? ये 2018 के आसपास रिलीज़ हुई थी, और शूट हमने पहले की थी इसको, और जियो पे चल रही है। राइट सर, आई नीड टू टेल यू दिस, क्योंकि 2018 के टाइम पे आई थिंक आई वॉज probably in second year of my journalism college or third year of my journalism college, and the whole reason why I started researching on Kashmir is that film. I didn't know उस फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है. I was listening and I was like, मैंने ये फिल्म देखी है, this is the reason why मैंने कश्मीर पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था, because it was such a fascinating subject.
But I had no clue you were working on that film. So I produced it, I scripted it, and my brother, who's a film director, Sushen Bhatnagar, he directed it. R.C. Ganju was the executive producer. हमने अपने पैसे से बनाई थी, Right. किसी से फंडिंग नहीं ली थी, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे बहुत सारे लोग या तो घबराते हैं इन्वेस्ट करने से, या फिर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं फिर हमारी तरह से बनाओ. So I didn't want to compromise on that. It's a very raw subject, a very human subject, you know. So I wanted to do it exactly as the way that diary was written. No frills. इसलिए मैंने दीप्ति नवल को कुछ बोलने के, हालांकि दीप्ति नवल की आवाज़, उनका जो इमोशन पोर्ट्रे करने का अंदाज है वो बेमिसाल है, लेकिन आई थॉट दैट शी शुड बी म्यूट. और जो आखिरी शॉट है, शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो डायरी में वो पढ़ रही हैं कि वो बड़े आ रहे हैं, आवाज़ें पास आती चली जा रही हैं, मेरी छाती पे एकदम ड्रम सा बज रहा है. वो सब उसने जो पोर्ट्रे किया है विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. Right.